पीएम मोदी को कैसा इंसान बनाया कि मेरा नाम भी आता है। बिल्कुल। मैं कभी मिली नहीं थी। मोदी साहब एक ऐसा इंसान है सही में, जो बताऊं तो भगवान की जो मैं उसको दर्जा दे तो दूं तो दे सकूं। सब बोलते थे बेटी तो दूसरे घर चले जाएगी तो इसका पापा का नाम मिट जाएगा। ब्रांड तो बहुत देखी लेकिन कोई कारीगर का नाम की ब्रांड नहीं देखी थी। तो हमने सबने मिलकर pabiben.com हमारी ब्रांड का नाम, जो हमारी देसी कहावत है, आप बोलोगे तो आपके बेर बिचेंगे। टारगेट तो ऐसा है कि मेरे जैसी 500 से 1000 पाबीबेन तैयार करनी है। वेलकम दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट में, एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव एंगल, जहां हम आपको मिलवाएंगे अलग अलग फील्ड की सक्सेसफुल पर्सनालिटीज से, जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज, करेंगे उनसे इंटेलेक्चुअल बातें जो आपको नॉलेज के साथ साथ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस भी देंगी, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is sponsored by Creative Angle Invitation. Don't forget to like, share, comment, follow and subscribe our channel and keep spreading love. लगन और सही नीयत के साथ अगर काम किया जाए तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमती है। कभी दूसरों के घरों में पानी भरकर करती थी गुजारा, आज अपनी मेहनत से लोकल से ग्लोबल तक का सफ़र तय कर रही है। हम बात कर रहे हैं कच्छ के छोटे से गांव भाद्रोही में रहने वाली पाबीबेन रबारी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी विरासत कला के दम पर करोड़ों का टर्नओवर देने वाला बिजनेस pabiben.com को सेटअप किया। इनकी इंस्पायरिंग जर्नी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम जिन हस्ती से मिलने आए हैं, उन्होंने अपनी हाथ कारीगरी यानी हैंड एम्ब्रॉयडरी से अपनी इतनी पहचान बनाई, अपना इतना ब्रांड नेम बना लिया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर अंबानी परिवार की ईशा अंबानी तक, केबीसी के अमिताभ बच्चन जी से लेकर शार्क टैंक के जजेस तक सभी इनकी कला के कायल हैं। हम बात कर रहे हैं pabiben.com की ब्रांड एम्बेसडर पाबीबेन जी से, जो कि गुजरात कच्छ के छोटे से गांव भाद्रोही से आती हैं और यहीं से उन्होंने pabiben.com की शुरुआत करी। तो चलिए इनके सफ़र के बारे में इन्हीं से जानते हैं। नमस्ते पाबीबेन जी। नमस्ते, मेरा नाम पाबीबेन रबारी है। मैं कच्छ के छोटे से भाद्रोही गांव में रहती हूँ और हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ, रबारी एम्ब्रॉयडरी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो चलिए पाबीबेन जी, पहला सवाल आपसे ये कि आपका एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एक बिज़नेस चालू करने का जो सपना था, ये इसका इंस्पिरेशन, इसका प्रेरणा सूत्र आपको कहाँ से मिला और आपने ये पाबीबेन से pabiben.com का ये सफ़र कैसे शुरू किया? जो पाबीबेन से pabiben.com बनने की जो आप सफ़र की बात करें तो उसमें मेरी बहुत जर्नी लंबी है, क्योंकि उसमें मेरा जो बचपना था और बचपना से लेकर जब मैं बड़ी हुई, ससुराल आई, तब भी मेरा सपना साकार हुआ। क्योंकि सपना तो मेरा बचपन से ही था। अच्छा। एक नॉर्मल गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। हमारा रबारी समाज का जो मूल व्यवसाय है भेड़ बकरियां चराना। अच्छा। तो मेरा पापा भी भेड़ बकरियां चराते थे। अच्छा। और मेरी माँ हमको दोनों बहनों को रखती थी। जब मैं 5 साल की थी, दूसरी 3 साल की थी, तीसरी मेरी माँ के पेट थी। अच्छा। तब भी हमारा गांव के पास में मेरा पापा भेड़ बकरियां को पानी पिलाने के लिए कुएं से पानी निकाल रहे थे। उसमें मेरा पापा का पाँव लिपस गया तो उसमें गिर गए। तो ऐसे मेरा पापा का देहांत हुआ। अच्छा। बाद में हमारे घर में ऐसा माहौल बिगड़ा, क्योंकि मैं 5 साल की थी, दूसरी 3 की, और तीसरी मेरे माँ के पेट थी। तभी सबको ऐसा था कि तीसरा बेटा आएगा, बेटा आएगा। तब मेरी दादी माँ को भी ऐसा था। लेकिन जब भी मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ, तब भी मेरा घर का जो हालात था एकदम बिगड़े। क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि भगवान तूने तीसरी भी बेटी दी। एक ऐसा जमाना था गांव में। आज तो इतना जमाना बदल गया, लेकिन हमारे जमाने में जब हम छोटे थे सबको बेटे को महत्व देते थे, बेटियों का इतना महत्व नहीं था। सब बोलते थे बेटी तो दूसरे घर चले जाएगी। तो
इसका पापा का नाम मिट जाएगा, सबको ऐसे मन में था। वो जो बातें मैंने 5 से 7 साल में जो मैंने सुनी, वो मेरे तो अभी तक याद है। ऐसा गहरा पड़ा मेरे हमारे दिल में। और मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो 1 से 2 साल तक तो मेरी माँ घर में रही। अच्छा। लेकिन बाद में क्या करे, काम तो करना पड़ेगा। हम 3 बेटियां थी। हाँ जी। तो बाद में मैं मेरी 2 बहनों को रखती थी, मेरी माँ मजदूरी करने के लिए जाती थी। अच्छा। मजदूरी में ऐसा था कि कच्छ में आज तो बहुत सारे उद्योग है, लेकिन वो एक ऐसा जमाना था, इतनी बारिश भी नहीं आती थी कच्छ में, कभी कभी बारिश आती थी। और मेरा जो पापा का गांव है एकदम दरिया किनारे पे है, छोटा सा गांव। अच्छा। तो उधर कोई उद्योग नहीं था। तो अच्छी बारिश होती तो खेतों में, किसी के खेतों में अनाज पकता तो दूसरे लोग मजदूरी पे रखते थे। बिल्कुल। और मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई और मेरे को पढ़ने का शौक था, लेकिन पढ़ने का मेरा सपना था, 4 कक्षा तक पढ़ने को मिला। बाद में जो आगे पढ़ना है तो पास में जो गांव था उधर शिक्षा मुफ्त में मिलती थी, लेकिन उधर जाने के लिए मेरी माँ के पास रिक्शा भाड़ा नहीं था। तो मैं 4 कक्षा तक पढ़ी, तब भी मेरे को पढ़ाई का महत्व पता हो गया कि पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या करे, मेरी माँ को बोला तो उन्होंने बोला, बेटी तेरे को ये पता है मैं तुम 3 बेटियों को कैसे बड़ी कर रही हूँ, वो मेरा मन जानता है। सही बात है। तो बाद में मैंने वो छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा जो तुझसे काम हो तो मेरे साथ काम कर। तो मैं 2 बहनों को रखती थी, साथ साथ में धीरे धीरे मेरी माँ को मैं मदद भी करती थी। और हमारे में ऐसा होता है कि हर बेटी अपने हाथ से बनाई हुई कढ़ाई से दहेज ले जाती है। अच्छा। तो बचपन से बेटी सीख लेती, 7 से 11 और 13 साल की जो उम्र होती है तब से हर बेटी को कढ़ाई आ जाती है। अच्छा। तो मैंने भी सीख ली थी, पहले पहनने का सीख लिया, घाघरे की जो कोर है वो सीख लिया, सारी चीज। और धीरे धीरे उसमें ABCD क ख जैसा ही है कि पहले थोड़ा नॉर्मल होता है, बाद में अच्छा होता है। तो जब मेरी कढ़ाई अच्छी हुई तो मैंने भी 3 बहनों को पहनने का बनाया। अच्छा। उसके बाद हमने धीरे धीरे वो काम, मैंने मेरी माँ को मदद की, एम्ब्रॉयडरी सीख ली। बाद में हमारा खुद का दहेज का धीरे धीरे शुरू किया। अच्छा। और उसके बाद हमारे गांव में छोटे छोटे NGO या प्राइवेट व्यापारी एम्ब्रॉयडरी कराने के लिए आते थे। तो वो भी हम करते थे, क्योंकि मेरी माँ को तो मेरे को सिखाने के लिए टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आसपास वाले लोग करते थे तो उसके पास बैठकर मैं भी करती थी। तो ऐसे ये भी काम किया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता था, वो लोग काम दे जाते थे, लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता था कि मैं भी ये कर सकती हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। काम करने का या खुद को कुछ करना है, उसका प्रेरणा कहीं से नहीं मिलता, वो खून में ऑटोमेटिक आ जाता है। क्योंकि अंदर से एक रोशनी जगती है। हर लेडीज या जेंट्स कुछ काम करना है तो अंदर से एक प्रेरणा मिलती है। और अपना जो हम देसी भाषा में उसको बोलते हैं, अपना जो आत्मा होता है वो जागरूक होता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ जी। लेकिन करने से सामने बहुत सारी परेशानियां भी थी। आज आप जब मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। ऐसे वो जमाना में जो लोग आते हैं गांव में या मीटिंग करते हैं, कोई काम बताने के लिए आते हैं कि यूँ ये करो वो करो, तो वो काम जो करने के लिए हम बैठते तो आसपास में लोग बातें करते थे। अच्छा। कि किसके साथ बैठती है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। क्योंकि गाँव लोगों को वहाँ नहीं था। पर उन लोगों गांव से बाहर नहीं निकले थे वो जमाने में। सही बात है। शहर तक पहुँचे नहीं थे। उन लोगों को वो पता नहीं था कि पढ़े लिखे लोग आज कहाँ पहुँचे। ऐसे। और दूसरा मैंने मेरी जिंदगी में वो देखा कि जिस घर में बाप नहीं है, जिस घर में भाई नहीं है, उस घर को लोग बात करने में पहले टारगेट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी माँ को कभी कभी डर लगता था कि बेटी ये काम सारा तू सीख रही है अपना घर चलाने के लिए और तेरे को सीखने का शौक है, लेकिन लोग तेरे पीछे पीछे बात करते हैं, मुँह पे नहीं करते। तो मेरी माँ ने मैंने बताया कि माँ ऐसा में कभी कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी वजह से आपको नीचा दिखना पड़े। लोगों को तो बात करनी है तो करने दो। और मैंने एक मेरी जिंदगी में ठान लिया था कि मैं किसी को, कोई मेरे पे कोई भी बात करे, लेकिन उसको मैं कभी ठपका नहीं दूंगा। ऐसे मैंने मन में ठान लिया था।
मेरी माँ को मैं एक हुप देती थी कि माँ कभी आप ऐसा मत सोचो। और बाद में मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी हुई तभी मेरी शादी में मेहमान आए थे। तो उन मेहमानों को मेरे मन में, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा रिवाज होता है कि कोई मेहमान आता है तो वापस जाते तो किसी को कपड़े की जोड़ी देती हूँ और किसी को पैसा देते हैं। ऐसा रिवाज है। वो वापस जाते हैं तो पर एक मैडम आई थी, उसका भी मैं पहले काम करती थी। अच्छा। तो मेरे मन में सोचा कि अच्छी इतनी मैडम है, मैं इसको क्या चीज दूँ। इसलिए मेरी जो दहेज की बैग मैंने दहेज के लिए बनाई थी वो बैग दी। अच्छा। वो बैग लेके वो गए तो उतने खुश हुए कि आपने मेरे को मैंने बोला मैम ये हमारे में रिवाज है। तो उन्होंने बोला ठीक है। 1 साल के बाद वो वापस से आए तो उन्होंने बोला कि आपने जो बैग मेरे को दी है वो बैग की तो बहुत लोग तारीफ करते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। मन में एक सवाल जगता था कि ऐसी तो मैं बहुत सारी बैग बना सकती हूँ, लेकिन मेरे में जो जो कमियां थी वो भी मेरे को अंदर दिख रही थी। तो उसके बाद ये शादी हो गई, दहेज आ गया और दूसरा मैं ससुराल आई। ससुराल 2003 में मेरी शादी हुई और 2005 में मैं ससुराल आई। अच्छा। तो भी मैं ऐसे ही काम कर रही थी। जब पापा के घर कर रही थी ऐसा ही इधर कर रही थी। तो मैंने 2016 तक तो मैंने ऐसे ही काम किया। किसी के पास काम ले के आती हूँ, मैं भी करती हूँ। आसपास वाली जो महिलाएं होती है उसको भी मैं काम देती हूँ और वो महिलाएं मेरे साथ काम करती है, बाद में उसको काम दे देते हैं। बाद में मेरे मन में एक सवाल आया कि मन में ऐसे काम कब तक करते रहे। ऐसा मन में सवाल आता था, लेकिन मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, अच्छा, तो तेरे में इतनी टैलेंट है, तू इतना सैंपल बना सकती है, टाइम टू टाइम पहुंचा सकती है काम, दूसरी महिलाओं के साथ ये काम कर सकती है, तो अपने ही गांव में तू अच्छा सा छोटा सा बिजनेस कर, तो उसमें तेरी भी भलाई होगी और अपने आसपास जो गांव में महिलाएं हैं उसको भी फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। तो मेरे मन में वो सवाल तो अच्छा लगा कि अच्छा है, मेरे को एक हौसला दिया है और मेरे को काम करने का एक होप मिली और मेरी कला की कदर की है। लेकिन वो जो बताते हो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले पैसा होना चाहिए, बिल्कुल। तभी इतना पैसा मेरे पास तो था नहीं। दूसरी कला तो थी मेरे पर, कोठा सूद थी, लेकिन पढ़ाई नहीं थी और मार्केटिंग नहीं थी। 3 कमियां मेरे को दिख रही थी कि एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मैं कला की बहुत सारी बनाई हुई चीज तो बनाकर मैं हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि ढगला कर दूंगी, लेकिन इसको बेचूंगी कहाँ, कैसे? बिल्कुल। तो बाद में मैंने 1-2 दिन तो मन में सोचा। बाद में मेरे मन में एक सवाल आया कि जब भूकंप कच्छ में आया तभी नीलेश प्रियदर्शी अहमदाबाद के थे। अच्छा। तो वो कच्छ में आए थे, तो मेरे जैसे हजारों भाई बहनों कारीगर लोगों को मिलते थे और बोलते थे कि आप लोगों इतनी अच्छी कला है तो आप अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्केट तक क्यों नहीं पहुंचते, आपको अच्छा मार्केट प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलता। तो तभी मेरे को भी मिला था। तो मैंने सोचा वो एक ऐसा अच्छा इंसान लग रहा था कि मेरे को सच्चा रास्ता दिखाएंगे। तो उसके बाद मैंने उनको कॉल किया। वो तभी कच्छ में तो नहीं थे, लेकिन इनको मैंने बताया कि मेरे को एक छोटा सा बिजनेस मेरे गांव में करना है, ऐसा विचार है, तो आप मेरे को इसमें मदद करोगे। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो अच्छी बात है कि आपको गांव में बिजनेस करने का विचार आया है, क्योंकि आजकल सबको सिटी में सबको बिजनेस करने का मन में होता है। सब सिटी में ही भागते हैं, गांव छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ के सिटी की तरफ ही भागते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो वो है कि आप गांव में सोच रहे हैं बिजनेस करने का, क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि बिजनेस में उस जगह पे करूं कि जो गांव खाली नहीं होना चाहिए, जो छोटे बच्चे वाली महिलाएं उसको रोजगार मिले और बड़ी उम्र वाली जो महिलाएं हैं उसको भी मिले। बिल्कुल। क्योंकि 20 से 25 साल तक उम्र वाले जो लोग हैं उसको तो काम मिल जाता है, लेकिन
जो बड़ी उम्र वाले 60 साल वाली जो महिला है उसको नहीं मिलता है सही काम। बात है। उन छोटे बच्चे वाली महिलाओं को काम मिलता है, लेकिन बच्चे नहीं छोड़ वजह सकते। से, सही बात है। इसलिए वो दो मेरे मन में बात थी। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने सोचा मेरे को जो जो दिक्कत आती थी मेरे मन में जो लग रही थी, वो सबसे पहले मैंने दिल खोल कर नीलेश भाई को बता दी अच्छा। कि मेरे को एक मार्केटिंग में और पढ़ाई नहीं है, इसलिए पढ़ाई में और मेरे पास इतना पैसा नहीं, वो 3 चीजों का कैसे सॉल्यूशन हो वो मेरे को सिखाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप करो, मैं जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएंगी तो मैं वहाँ पे मैं आपको मदद करूँगा। अच्छा। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले 4-5 महिलाएं मेरे आसपास की पड़ोसी थी, उस महिलाओं को बोला कि मेरा ऐसा विचार है, आप इसमें मेरे साथ काम करोगे। तो उन्होंने बोला आप शुरू करो, हम घर बैठे काम मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। सही बात है। करेंगे जरूर। तो उन लोगों ने मेरे को सहारा दिया और मेरे को काम करने का अंदर से एक प्रेरणा मिला। प्रेरणा એટલે मेरे को अंदर से एक में खुशी, क्योंकि एक ऐसी खुशी है कि सब लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने 4-5 प्रकार के सैंपल बनाए। सबसे पहले ये बैग जो है ये बैग बनाई। अच्छा। ये बैग के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। तो इसे बोलते पावी बैग। पावी बैग इसे बोलते हैं। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि पावी बैग के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब वो पावी बहन हमें बताएंगे। बताइए पावी बहन, पावी बैग के पीछे ये कहानी है कि हम ऐसे इसमें जो लेसिस लगाए हैं ऐसे लगा नहीं दिए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे समाज में एक रबारी समाज में एक ऐसा रिवाज था। अच्छा। कि हर घर में बेटियां 7 से 11 उम्र की थी तभी एम्ब्रॉयडरी का काम सीख लेती थी। पढ़ाई कोई नहीं करती थी पहले जमाने में। सबको ऐसा कि जो कढ़ाई आ जाए तो हम दहेज का शुरू करें। अच्छा। तो हम ऐसा काम करते थे कि एम्ब्रॉयडरी वाला जो काम बेटी को दहेज में ले जाना पड़ता था। तो मतलब पहले दहेज में ये सब चीजें जाती थी, कोई ऐसा मतलब पैसा या वो सब नहीं, चीजें ऐसी कोई चीज हमारे में नहीं थी। हमारे में दहेज ऐसा होता था कि घर का श्रृंगार, तोरण है, चाकरा है, गोदड़ी है, ब्लाउजेज है, आदमी लोगों का खेस है। तो मतलब पूरे परिवार का बनाकर जाना पड़ता था दोनों का, और अपने घर का श्रृंगार का ज्यादा महिला बनाती थी। तो उसमें क्या होता था कि ये बेटी की शादी जल्दी हो जाती थी। लेकिन जब तक उसका दहेज तैयार नहीं हो जाता है तब तक बेटी को ससुराल नहीं भेजते। तो वो दहेज बनाने में बेटी पापा के घर 35-35 साल की हो जाती थी। अरे बाप रे। उसके ससुराल वाले जब तक लेने के लिए आते थे तो बोलते हैं कि हमारी बेटी का अभी तक दहेज तैयार नहीं होता था। तो बेचारे चले जाते। कभी कभी ऐसा घर होता था कि उस घर में पैसा है, धन दौलत सारी चीजें है, लेकिन कोई रोटी पकाने वाला नहीं है। और इधर ऐसा होता है कि बेटी का दहेज तैयार नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ते नहीं है ससुराल। ऐसा एक रिवाज। तो बाद में दूसरी दिक्कत वो थी कि जिस बेटी का बाप पैसे वाला है उस बेटी का कम काम करती है तो वो पैसा देकर किसी के पास करवा लेता है। पर जिस बेटी का बाप गरीब है उसको ऐसा होता है कि 4-5 बेटी है तो ये दहेज का करे या पेट का करे। सही बात है। इसलिए और नहीं करते तो लोग बोलते हैं कि ये नहीं लेके आई, ये शादी में ये नहीं लिए, दहेज में ये नहीं लेके आई। इसलिए हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, समाज के आगेवान, उन्होंने सोचा कि जो दहेज के लिए जो बेटिया की जिंदगी बर्बाद होती है वो ऐसी कढ़ाई चाहिए नहीं, बंद कर डालो। तो समाज ने ये बंद कर दी। पूरी एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर पूरा बैंड लगा दिया। अच्छा। तो उसके बाद मेरे मन में एक ऐसा सवाल आया था कि ये हमारी जो कला है तो वो तो अभी लुप्त हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे समाज में कौन सी कला थी। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमने मार्केट से रिबिन लिया और रिबिन लेकर इसमें जो हम हाथ से काम करते थे वही मशीन, सिलाई मशीन से काम किया। अच्छा। सिलाई मशीन से ले गए, जो एप्लिक के काम करते थे वही ऐसा ही काम हमने सिलाई मशीन से ये सारी लेसिस लगाई। अच्छा। और जो 35 साल लगते थे वो दहेज आज 2 से 3 साल में तैयार हो जाता है। अच्छा, मतलब अभी भी आपके समाज की यही रिवाज है। दहेज है।
कि हाँ पर ये जाएगी। बनाए, हाँ। इसके पीछे वो कहानी के समाज का बंधारण भी हमने नहीं तोड़ा और नई कला ढूंढ डाली। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, इस कला इसको हम बोलते हैं पाबी बैग और हरी जरी बोलते हैं। हरी जरी। ये तो आपका पाबी बैग, आपका ब्रांड बैग हो गया। लेकिन और ये जो ये सारी जो लेसेस है उसको हरी जरी बोलते हरी हैं। जरी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तो इसके पीछे ये कहानी, ऐसा नहीं कि हमने लेसेस लिया और बना के डाल दिया, हाँ। क्योंकि इसके पीछे कहानी है। बिल्कुल। और ये सब हाथ का है, ये सब ऐसी चीज है कि इसमें भले ही मशीन का काम है लेकिन आपने इसमें हाथ से भी पूरा उसको डिजाइन को सब बनाया। लेडीज का हाथ। हाँ। और अच्छा, ये कुंगरी हम हाथ से बनाकर बाद में इसमें लगाते हैं। अच्छा। और दूसरा क्या हुआ कि किसी हमारे समाज में हर घर में महिला काम करती थी, हर घर में बेटी काम करती थी। हाँ। लेकिन किसी को ऐसा विचार नहीं आया कि हम मार्केट में जो हम पहनते हैं, दहेज में ले जाते हैं, उसकी एक बार ट्राई तो करें। हाँ हाँ। तो मेरे मन में एक ये ख्याल आया कि मैं भी ट्राई करूं। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ये ट्राई किया, तो मार्केट में इसके चाहक तो बहुत मिले, अच्छा। बहुत लोगों को पसंद आया। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने जब ये शुरू किया तो एक छोटा सा एग्जीबिशन किया अहमदाबाद में। अच्छा। तो उधर क्या इतना हमारा वेचाण नहीं हुआ, लेकिन हमारी ये कला को देखने वाले बहुत सारे मिले। मिले। सबको ऐसा लगा कि मार्केट में कुछ नया आया है। हाँ। और दूसरा हमने एग्जीबिशन, सबसे पहले तो 70,000 का ऑर्डर मिला। अच्छा। और 70,000 का जब ऑर्डर मिला न, तभी मेरे को सबसे पहला जो बचपन वाली जो सारी चीजें हैं हाँ। वो याद आ गई, क्योंकि मेरा बचपन याद आ गया कि ये भगवान हमारी कला कितनी अच्छी है। हमारी जो ये आंगरी की जो ताकत है हाथ की, पर हमने इतने साल तक ये कला को पहचान ही नहीं पाए। सही बात है। वो मेरे मन में सबसे पहले सवाल आए। लेकिन कहते बाद हैं ना, में जब क्या हुआ जागो कि तब जहाँ से जागे तहाँ से सवार। बस वही, जब जागो तब सवेरा। उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक गरवी गुर्जरी के बाद एग्जीबिशन किया। अच्छा। तभी मैंने सोचा कि मेरे जैसे दूसरे हजारे भाई बहन एग्जीबिशन करने के लिए आए, लेकिन वो क्या करते हैं। तो किसी का विजिटर कार्ड देखा, किसी का कैटलॉग देखा, किसी का बैनर देखा, और सारी चीजें देखा। तो मेरे मन में एक सवाल आया, किसी की वेबसाइट देखी। हाँ। तो मैंने सोचा ये लोग ये काम करते तो इसके बिना तो मैं भी सक्सेस नहीं हो पाऊंगी। सही है। क्योंकि मैं वो एग्जीबिशन 4 दिन का निपटा कर जब भी आई तभी सबसे पहले नीलेश भाई को ये सवाल किया कि मेरे को एक ब्रांड बना दो। अच्छा। क्योंकि ब्रांड मेरे मन में ये समझ आ गई, मैंने खाली ये वेचाण पे ध्यान नहीं दे कि जो हम लोग हमारी जो बनाई हुई चीज है उसको हम टेक्नोलॉजी का जो सहारा नहीं लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल। इसलिए उन्होंने बोला, मैंने बोला उनको कि विजिटर कार्ड बना दो और वेबसाइट भी बना दो। तो उन्होंने तैयार कर दी हमारे लिए वेबसाइट। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग, उन्होंने एक सवाल किया कि आपको वेबसाइट का नाम तय करना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरा जो विचार था सही था, लेकिन मन में अनपढ़ वाली थोड़ी सी दिक्कत घूम रही थी कि ऐसा कौन सा नाम रखूं। हाँ। मैंने जो जो देखे थे ब्रांड का नाम, हाँ। तो कोई अंग्रेजी नाम देखा था, कोई बच्चे को नाम रखते हैं, ऐसा होता है। हाँ। तो मेरे मन में तो वो चीज नहीं दौड़ रही थी, दूसरी दौड़ रही थी कि मेरे को ऐसा नाम रखता है कि हमारी जो कल्चर है, हमारी कला है, उसके साथ जुड़ा हुआ नाम चाहिए। का हमारी जो भारतीय संस्कृति है उनका उसमें वारसा होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मैंने सोचा कि ब्रांड तो बहुत देखी, लेकिन कोई कारीगर का नाम की ब्रांड नहीं देखी थी। तो मेरे को ये ठीक लगा, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने सबने मिलकर pabiben.com हमारी ब्रांड का नाम रखा। तो यहाँ से pabiben.com, pabiben से pabiben.com की शुरुआत हुई। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर ये शुरुआत, आपका सफर। तो चलिए, अभी जैसे आप खुद एक ब्रांड नेम बन गए हो, pabiben.com एक ब्रांड नेम है, आप खुद एक ब्रांड बन गए हो, तो ये अनुभव आपको कैसा लग रहा है? कैसा आप क्या महसूस कर रहे हो उसमें क्या महसूस की जो बात करूं तो सबसे पहले उसमें क्या हो, जो सबसे पहले हर इंसान में धीरज होनी चाहिए, वो सबसे पहले जरूर। हाँ। और कठिनाइयाँ तो तुम हर इंसान के सामने आएगी जो आप सच्चाई से काम करोगे तो। जी।
क्योंकि मेरे सामने भी आई थी। जब भी मैंने सबसे पहले बिजनेस शुरू किया तो मेरे से ससुर को जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, तो उनको 80-85 साल की उम्र में कैंसर हुआ था। तो मेरे मन में ऐसा सवाल आया सबसे पहले कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने जिंदगी में ये पहला सपना देखा और ये सपना के आगे मैं जा रही हूँ और ये मेरे सामने ये क्या कौन सी कठिनाई आके रह गई। बाद में डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला है बापा को कैंसर और तो ज़्यादा दिन अब बापा नहीं रहेंगे, आप सेवा करो। तो 6 महीना हमने बिजनेस एक साइड में रख दिए और बापा की सेवा की। और 6 महीने के बाद मेरा ससुर एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमने ये बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला जो मेरा हस्बैंड था उसकी किराना की दुकान में नौकरी करते थे। अच्छा। और मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं अकेले इसमें सक्सेस नहीं होंगी, क्योंकि मैं प्रोडक्ट पे ध्यान दे पाऊंगी लेकिन कहाँ जाना है तो मैं अकेले कहाँ दिल्ली या मुंबई कैसे जाऊंगी। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि अभी आपको इसमें मुनाफा इतना नहीं मिलेगा लेकिन ये जॉब है ना छोड़ दो और मेरे साथ मेरे को मदद करो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे को मदद किया और महिला मेरे साथ जो जुड़ रही, पहले 5 महिला जुड़ी थी और धीरे धीरे महिलाएं भी मेरे साथ जुड़ने लगी ज्यादा तक। आज मेरे साथ 300 महिलाएं हैं। 5 महिला से हमने 2016 में शुरू किया था। अच्छा। और धीरे धीरे 300 महिला तक हमारा जो ये काम है पहुंचाया। हर महिला को कैसे काम देना, कैसे कलर कॉम्बिनेशन समझाना और टाइम टू टाइम महिला वापस काम दे वो समझाते। क्योंकि गांव में रहते अनपढ़ लोगों को इतना पता नहीं चलता है। बिल्कुल। वो सारी चीजें समझानी पड़ती है। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़े। अच्छा, तो भाभी बहन आप जो मार्केट है आपका, जैसे जो मार्केट है वो मार्केट की पहचान कैसे करते हो कि भाई इस आपका जो ये जो मार्केट है इसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बिकेंगे? आपको ऐसा क्या आप रिसर्च करते हो या क्या ऐसे खोजबीन जांच पड़ताल करते हो जिससे आपको पता चले कि भाई ये मार्केट में अभी इसका फैशन चल रहा है तो मुझे ये वाले सैंपल बनवाने हैं, तो वो सब आप किस तरह से करते हो? वो सबसे पहले तो हम लोग सीखे तो हम एग्जीबिशन करते थे। अच्छा। जब एग्जीबिशन करते थे तो सबसे पहले तो जो मेरे साथ नीलेश भाई है उसका शुक्रिया बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सिखाया कि आप एग्जीबिशन में जाओ, लोग आपके सामने मांगे करेंगे कि उसमें से पता चलेगा। तो उन्होंने सिखाया। और दूसरा हम एग्जीबिशन में दोनों लोग जाते थे, मैं और मेरा हस्बैंड। तो अलग अलग प्रकार की मांगे करते थे कस्टमर। अच्छा। और बोलते, कोई बोलते ये कलर दो, ऐसा शेप दो और ऐसा लुक दो। सारी चीजें कस्टमर सिखाते हैं। और धीरे धीरे और लोकल में क्या मार्केट में वो भी पता चला कि हमारा हमारा जो कस्टमर है वो कैसा है। हाई फाई है या नॉर्मल है या लोकल है। बिल्कुल। वो मेरे को पता चला कि हमारा जो लेने वाला जो कस्टमर है वो लोकल तो है नहीं, वो हाई फाई कस्टमर है। तो जो वो चीजें बताते हैं वो सही में सच है। क्योंकि वो जो आजकल जो कस्टमर जो पूरी मार्केट देखते हैं। बिल्कुल। कि मार्केट में क्या क्या नई चीजें चल रहा है। उस हिसाब से हमने नई चीजें बनाते हैं। को ब्लू चाहिए, किसी को मल्टी चाहिए। तो अभी लाल गुलाबी का फैशन आ रहा है, इसलिए लाल गुलाबी बनाते हैं। अच्छा। मतलब ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में अपन बनाते हैं। सबका सब अलग होता है। ये लाल गुलाबी, ये ब्लू बनाती है। अभी लाल गुलाबी के थोड़ा मांग ज्यादा है, इसलिए लाल गुलाबी ज्यादा बनाते हैं। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला है। अच्छा। मल्टी कलर है वाला। और किसी को ऐसा इंग्लिश कलर चाहिए तो भी बनाते हैं। अच्छा। ये इसको बोलते हैं हम सेवा। ये टोट बैग है। टोट बैग। ये भी हाथ का काम है। ये हरी जरी है। ये हरी जरी का है। अच्छा। और ये सेवा वाला है। अच्छा। इसको ये सब हाथ का काम है। अच्छा। और ये सब मतलब ये सब आप हाथ से बनाते हैं? ये पूरा हाथ से सिल्क का कपड़ा है और एंकर का धागा है। ये डोरी हम पूरी ऐसे लगाते हैं। ऐसे ये तो बहुत बारीक वैसा काम है। मोती जैसा काम लगता है पर लेकिन वो होता है डोरी डोरी।
ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी है? ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, ये भी हाथ की एम्ब्रॉयडरी है। ये तो भी, मतलब एक इसको बनाने में कितना टाइम लगता है एक कारीगर को? इसको हाथ की लगता एम्ब्रॉयडरी 2 दिन। अच्छा, हाथ। और बड़ा बैग हो तो? बड़ा उसको किसी को हफ्ता लगता है, किसी को अच्छा। 15 दिन। ये काम करते हैं बिना छपे करते हैं। अच्छा, इसमें पहले छाप काम के ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब पहले डिजाइन बना, पहले खाली एक एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं। हाँ, ऐसा हाँ, ये, हाँ, और बाद में जब महिला काम करने के लिए बैठते हो, अपने उसके मन में आ जाता है कि मेरे को ये डिजाइन देनी है। अच्छा, वो तो अपने हिसाब से दे देते हैं वाह, डिजाइन। क्या बात है। क्योंकि जो इसमें जो दो ये सबूरिया डाला है, हाँ, हाँ, और इसमें हम वो इसमें ऐसी डिजाइन डाली, अच्छा, जो मन में आता है वो दे देते हैं। हाँ। ये प्लिक के है, अच्छा, ये प्लिक के है। अच्छा, निकालो। ये कैसे अलग है बाकी सबसे? इसमें क्या होता है? ये कपड़ा काट काट के लगाते हैं। अच्छा, ये सब कपड़े की कतरन है मतलब? कपड़े के कतरन है। अच्छा, वो भी बिना छापे करते हैं। अच्छा, ये भी अपने हिसाब से डिजाइन बनाई जाती है? हमारी पुरानी दादी या मम्मी जो सब लोग करते हैं, ऐसे ही हमने जो मन में डिजाइन आती है कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ही सारे काम करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर है ये। पहले इस तरह से आप पूरी डिजाइन को काटते हैं उसके ऊपर कपड़े पे, फिर सबसे पहले ये ब्लैक जो एम्ब्रॉयडरी जा रही है वो करते हैं, उसके बाद हमने मिरर करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पीला धागा वाला जो काम होता है वो करते हैं। हाँ, उसके लास्ट में सफेद करते हैं। अच्छा। तो लॉकडाउन के टाइम पे मतलब अपना कैसा रहा ये? किस तरह से आपने अपने बिजनेस को लॉकडाउन के टाइम पे मैनेज किया? क्योंकि लॉकडाउन में तो फिर ऐसा था कि आप बैठकर कहीं पे भी जा नहीं सकते थे, कोई किसी के घर कोई आ जा नहीं सकता था, तो तब कैसे ऑर्डर मिलते थे? कैसे आप ऑर्डर देती थी महिलाओं को, आपके साथी महिलाओं को लॉकडाउन के समय? लॉकडाउन में हमें दिक्कत वो सबके जो आई बिजनेस में, वो हमारे बिजनेस में भी आई थी। अच्छा, क्योंकि तब भी मेरे मन में एक सवाल था कि एग्जीबिशन सारे बंद हो गए, लेकिन हम तो 1-2 साल जैसे तैसे निकल लेंगे, जो हमारे साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो क्या करेंगी? इसलिए जो मोदी साहब वाला जो सपना था लोकल फॉर वोकल, वो सपना हमें अपनाया। अच्छा, क्योंकि हमारा 3-4 प्रकार का जो क्राफ्ट था, वो क्राफ्ट हमने शुरू किया। अच्छा, और छोटा सा हमने तभी लोकल गिफ्ट बॉक्स बनाया था। अच्छा, तो लोकल गिफ्ट बॉक्स में क्योंकि किसी के घर में शादी है, किसी के बर्थडे है, तो लोग एक दूसरे के घर पे भी गिफ्ट देने के लिए जाने के नहीं, बिल्कुल। तो हमारी वेबसाइट पे आके वो सीधा मेल करते हैं, तो हम वो जो एड्रेस डालते हैं उधर सीधा हम ये हमारे लोकल गिफ्ट से भेज देते हैं एड्रेस पे। ऐसा करते हैं। वो लॉकडाउन के समय में आपने हमने वो बहुत धूम मचाई। अच्छा, और हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है हमने पहले नहीं किया था, 2020 से किया। हाँ, तो ऑनलाइन बिजनेस के बाद तो फिर और ज़्यादा मतलब आपको ऑर्डर वगैरह और अच्छे से आने लगे। पहले तो फिर भी आप एग्जीबिशन और मेले वगैरह में जाते थे, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस जब से स्टार्ट किया तब से आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगे। बहुत अच्छे। और कोरोना में भी कोई तकलीफ नहीं आई, मतलब बिजनेस तकलीफ आई, लेकिन हमने ये जो ढूंढ निकाला कि इस समय किस चीज का उपयोग करना चाहिए, तो हमने ये लोकल गिफ्ट बॉक्स का उपयोग किया। चलिए, बहुत बढ़िया, ये तो एकदम ही नया इनोवेशन हो गया। अच्छा, पाबी बहन, आपने बताया कि मतलब आपने बहुत अपने इस पूरे सफ़र जर्नी में, इस पूरे सफ़र में आपने कई मुश्किलों का भी सामना किया, काफ़ी ऐसी मुश्किलें आई आपके सामने, लेकिन फिर भी आप अपने कहते हैं ना अपने आप को फोकस करके चलती रही। तो मतलब आप अपने आप को अंदर से आप अपने आप को प्रेरणा कैसी देती थी उस मुश्किल समय में कि नहीं मेरे को बढ़ना है आगे? कई बार होता है कि इंसान अपने आसपास इतनी सारी तकलीफें देखकर खुद टूट जाता है, तो आप अपने आप को कैसे संभाल कर रखती थी और कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी कि नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, भले ही मेरे रास्ते में 1000 मुश्किलें आ जाए? उसमें जो सही में बात बताऊं तो जो बचपन में मैं जो ठोकरें खाई थी, उस ठोकरों से मैंने इतनी चीजें सीखी थी, इतनी सीखी थी। क्योंकि सबसे पहले मैंने वो चीज सीखी कि हर इंसान को संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल, संघर्ष है और प्रगति की एक निशानी है। बिल्कुल। तो मैंने ठोकरें खाई थी, किसी को ठपका नहीं दिया था कि आप मेरे को क्या बोल रहे हो। जो लोग बोलते हैं वो अपनी अपनी सोच से बोलते हैं। और बाद में मैं ससुर आई, तभी मैं ऐसा कोई इंसान नहीं देखा इधर कि मेरे मन में जो कला थी और मैं एक कला से जो प्रेरित थी, मेरे मन में एक कला
को पहले से लगाव ज्यादा था, तो किसी ने मेरे को ससुराल में मना नहीं किया अच्छा कि ये तू मत कर। हाँ सबने बोला कि तेरे को इसमें इंटरेस्ट है तो कर। सबसे पहले हस्बैंड ने सपोर्ट किया, सब पापा के घर में मेरी मम्मी एक अकेली थी तो उन्होंने सपोर्ट किया, नीलेश भाई ने सहारा किया, और मेरा सास ससुर थे वो भी कभी मना नहीं करते थे। वो भी बोलते थे कि सबको मेरे पे एक बात को सही में बोलूं तो भरोसा था। अच्छा वो भरोसा के जरिए मैंने ये सपना मेरा साकार हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अभी आप शार्क टैंक में भी जाकर आई, शार्क टैंक में आपने नमिता ठापर जी के साथ डील भी फाइनल की, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले किए, और वहाँ के मेरे को हमने एपिसोड देखे सब जजेस को बहुत पसंद आया आपके प्रोडक्ट्स। तो वो एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए कि वो कैसा रहा शार्क टैंक का एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन लोगों के पास मेरे को एक ठगबाजी नहीं करनी थी। हाँ सही में जो मेरी सही और सच कहानी है वो सबसे पहले मैंने बताई जी। क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं था कि वो मेरे को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरे मन में एक ऐसा सवाल था कि जो उन लोगों को हमारी स्टोरी या हमारी जो कला है वो पसंद आएगी तो वो करेंगे, न कि हम उसके ऊपर ऐसे तो हम कोई हम उसको दबाव तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो उन लोगों को सामने मैंने मिली, और सबसे पहले जो मेरा पहरवेश है वो ही रहा था, आज जो पहनती हूँ वो ही रहा था। और सबसे पहले मैंने उन लोगों को नमस्कार किया, और सबके सामने जो मेरी बचपन की जो स्टोरी से वो रखी। तो वो लोग सब मेरी जो स्टोरी है उससे भावुक हो गए थे। उन लोगों को लगा कि सही में है भारत में, भारत के गांव में ऐसे इंसान और संघर्ष करने वाले हैं लोग। बिल्कुल। और दूसरी हमारी कला भी उन लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि सबसे हटके एक अलग प्रकार की हमारी कला थी, इसलिए उन लोगों को हमारी कला भी बहुत पसंद आई। उसके बाद उन्होंने हमें सिलेक्ट किया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा शार्क टैंक के साथ साथ हमने सुना आप दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिली, वो मुलाकात के बारे में थोड़ा सा आप, और हाँ अगर जैसे आप मोदी जी को कोई संदेश भी देना चाहे हमारे माध्यम से तो हम चाहते हैं कि आप वो भी ज़रूर। और मोदी जी को मैं यही संदेशा देना चाहती हूँ कि मोदी जैसा भारत में दूसरा भी भारत रत्न पाके वो ही शुभकामना, क्योंकि मोदी साहब एक ऐसा इंसान है सही में जो बताऊं तो भगवान की जो मैं उसको दर्जा दूं तो दे सकूं। क्योंकि मैं 2016 में एक एग्जीबिशन रखा था, तभी मेरी मुलाकात थी उधर, और मेरी जब भी मुलाकात हुई मोदी साहब से तभी महिला दिन था। अच्छा। और मेरा छोटा बच्चा है वो साथ से। मेरे को तो मोदी साहब की सबसे पहले बड़ी बात तो वो लगी कि उन्होंने, मैं कभी मिली नहीं थी तो भी मेरे को नाम से पुकारा। ओहो क्या बात है। ओहो भाभी बहनों तो वट पड़े, गुजराती भाषा में मेरे को बोला। तो मेरे को अंदर से इतना, सही में बोलूं तो अंदर से लागणी हुई, हे भगवान तूने ये पीएम मोदी को कैसा इंसान बनाया कि मेरा नाम भी आता है। बिल्कुल। मैं कभी मिली नहीं थी। बिल्कुल, यही तो हमारे प्रधानमंत्री की खासियत है कि सही में मतलब आपको लगेगा नहीं उनसे मिलके कि वो आपको जानते नहीं। मैं पहली बार मिली थी तो तभी उन्होंने बताया कि क्या भाभी बहन का तो वट पड़ता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी तो मेरे को ये बात लगी। अच्छा। और उन्होंने हमारा हाल चाल पूछा। मेरे साथ छोटा बच्चा था। और मैं मोदी साहब के लिए एक एल्बम बना के ले गई थी। अच्छा। मोदी साहब से बचपन से जब 2016 में मिली तब तक उन्होंने जो जो काम किया था उसके बारे में। दूसरा मैं एक छोटा सा आईपैड कवर लेके गई थी। अच्छा। और उन्होंने बोला भर के लाए हो या खाली, कि सब लोग खाली ही लेके आते हैं। अच्छा। मैंने बोला कि भरना तो आपके पास से है। सही बात। वो ही मेरी मुलाकात रही थी मोदी साहब की। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी बहन, अब एक सवाल आपसे कि अपने बिजनेस की बढ़ती डिमांड के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां, इन दोनों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे बैलेंस करते हो आप? दो जिम्मेदारियां तो होती है, हर लेडी को होती है, मेरे को भी होती है, पर उसमें सबसे बड़ा रोल है मेरा हस्बैंड का और मेरी माँ का। अच्छा।
क्योंकि मेरी माँ है, मेरा जो छोटा बच्चा अभी 10 साल का है उसको संभालती है। अच्छा। और कभी कभी मैं अंदर से टूट पड़ती हूँ, 2-4 प्रोग्राम एक साथ में आ जाता है। तो मेरा हस्बैंड मेरे से ज्यादा संभाल लेते हैं। अच्छा। और बोलता है ऐसा तो जिंदगी में होता रहता है, सही बात है, हर इंसान के जिंदगी में ये चीजें आती रहती है। तो वो चीज दो लोगों से मैं सीखी हूँ, मेरी माँ और मेरे हस्बैंड से। तो इन्हीं के साथ आप पूरा मैनेज कर लेते हो, बिजनेस भी अच्छे से मैनेज कर लेते हो और घर भी संभाल लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा पाबी बहन, आजकल कंपटीशन की इतनी होड़ है, कंपटीशन मार्केट में आप कहीं भी जाओ, हर चीज़ का एक कॉम्पिटिटर आपको मिल जाता है। तो इस काम के बीच में आप अपने मतलब इस दौड़ में कुछ नया लेकर आना, ये आप कैसे सोचते हो? कैसे किस तरह से आप इस चीज़ पर काम करते हो? और आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में, आने वाले 20 सालों में आपके क्या गोल्स हैं? आपको ऐसा लगता है कौन सा ऐसा मुकाम है जो अभी भी आपको हासिल करना है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो? और सबसे पहले आप कंप्यूटर की जो बात करो तो जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी बनाई हुई जो चीज़ और बैग जाएंगी तो लोग पहचान लेते हैं। और सबसे पहले बात है बिल्कुल वो तो क्योंकि वो लोग पहचान लेते हैं कि ये पाबी बैग है। हाँ पाबी बैग है। हाँ पाबी बैग भी एक ब्रांड बन गया है। और सबसे पहले मेरे लिए बड़ी बात वो ही है। हाँ। और दूसरा, मेरे हर महिला के लिए मेरे एक गोल है कि भारत के कोने कोने पे मेरे जैसे जो अनपढ़ कारीगर है और उसको उसमें कला है, उसको ऊपर आना है लेकिन वो आ नहीं पाते, ऐसे कारीगरों को तैयार करना है। उसके लिए हमने एक बनाया है कारीगर क्लिनिक। अच्छा। कारीगर क्लिनिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है कि उसमें से हम जो मेरे जैसे जो कारीगर होते हैं, क्योंकि मेरी बात बताओ, मैं भी तैयार हुई हूँ, मेरे में पढ़ाई नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जैसे जो कारीगर है उनको हम 1 से 2 साल जुड़ते हैं। अच्छा। उसमें क्या खासियत है, वो क्या काम कर सकते हैं, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा। दूसरे उसकी कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं और उसके क्वालिटी कौन सी है, क्वालिटी कैसे बनाई जाती है वो सिखाते हैं उन लोगों को। अच्छा। और मार्केटिंग में कैसे जाना, मार्केटिंग कैसे मिले, वो सारी चीजें सिखाते हैं। अच्छा। तो हमने कारीगर क्लिनिक के जरिए हम कारीगर को जोड़ते हैं 1 से 2 साल तक, और उसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस कर सकता तो अभी है। कितने आपके साथ जुड़े हुए हैं? और मेरा टारगेट तो ऐसा है कि मेरे जैसी 500 से 1000 पाबी बहन तैयार करनी है भारत के हर अलग अलग कोने पे। अच्छा। ऐसा हमारा मन में एक विचार है। चलिए बहुत बढ़िया। और हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो ज़रूर पूरा हो, ऐसे हर कोने में हमें पाबी बहन दिखे। तो चलिए पाबी बहन, एक और सवाल कि आपने अपने पूरे सफ़र में कई कामयाबियाँ भी देखी, कई असफलताएं भी देखी, तो इन सफलता और असफलता से ऐसी क्या सीखी आपने जो आपको हमेशा अभी और आगे भी हमेशा आपके साथ रहेंगी? और सफलता और असफलता की जो आप बात बताते हो तो मेरे जीवन में मैंने एक अनुभव देखा है। वो अनुभव में मैं एक चीज जरूर सीखी, क्योंकि एक बार मेरे को बड़ा एक बैग का ऑर्डर आया था, लेकिन उन लोगों ने मेरे को ये बोला कि जो आपकी बैग में जो आप लेबल लगाते हो, लेबल हटा दो। अच्छा। तो मैंने वो जो ऑर्डर था उसको ठुकरा दिया। अच्छा। कि मैं मेरा लेबल के साथ तुम्हारा लेबल लगा सकती हूँ, लेकिन मेरी बनाई हुई चीज पे मेरा लेबल मैं कभी नहीं हटाऊंगी। बिल्कुल। क्योंकि अपने निर्णय पर मजबूत रहना वो सफलता है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मेहनत में करती हूँ और लेबल किसी का लगता है तो हमने इतनी मेहनत करी, 0 से हीरो तक हम बने और हमने कितने ठोकरें खाई, उसका क्या। सही बात है। तो मैं हर हमेशा एक चीज वो ही याद रखती हूँ कि अपना निर्णय है वो नहीं बदलना चाहिए। सही बात। ऑर्डर उसको देना हो तो देना, नहीं देना है तो उसकी मर्जी की बात है। सही बात है। उसके बाद मैंने ऑर्डर कैंसिल किया, लेकिन मेरा निर्णय नहीं बदला। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आखिरी सवाल आपसे पाबी बहन के, भारत हमारा एक
भंडार है हस्तशिल्प हस्तकलाओं का। यहाँ पे कई ऐसे कारीगर हैं, कई ऐसे शिल्पकारी हैं जो चाहते हैं जैसे आपने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे वो भी कहीं ना कहीं कैसे न कैसे तरीके से अपनी पहचान बनाए। तो उनके लिए आप कोई संदेश या कोई मार्गदर्शन आप देना चाहें कि किस तरह से वो आगे बढ़ें अपनी कला के साथ, कैसे अपने जैसे आपने बोला आत्मा में जागृत करें वो कि भाई हाँ मुझे करना है ये चीज़, तो उनके लिए कोई संदेश या कोई मार्गदर्शन आप देना चाहें? उसके लिए है, हमने जो अभी एक नया प्लेटफॉर्म खोला है जो आपको बताएं कारीगर क्लिनिक, उसमें हमने एक ऑनलाइन भी क्लासेस का भी सोचा है कि किसी को हमारे साथ जुड़ना नहीं है और ऑनलाइन क्लास करना है तो ऑनलाइन भी क्लास भी कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और सबसे पहले तो जो हमारी देसी कहावत है, आप बोलोगे तो आपके बेर बीचेंगे। બોલશો તો તમારા બોર વેચાશે ને બોલ્યા વગર સગી माँ પણ नहीं આપે, हमारा कहेवत છે साचे। तो सबसे पहले बोलना जरूरी है, जो आपके मन में है सबसे पहले आप बताओ, बिल्कुल तो उसका रास्ता निकलेगा। जैसे आपने बताया आपने बात करी, आपने किससे बात करी थी? अपने मेरे हस्बैंड ने मेरे को बात की, मेरी जो कला को पहचानी, तो मैंने सोचा कि इसका इन्होंने हमारी कला की कदर की और मेरी कदर की है, लेकिन उसमें मैं आगे कैसे बढ़ूं और किसका सहारा लूं। तो सबसे पहले सोचना तो चाहिए कि इसमें कौन सा सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए जो बोलेंगे तो पता चलेगा, नकद अपने सोना बना सकते हैं लेकिन आप बोलोगे नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे भाभी बहन जी बात करके, बहुत अच्छे एक प्रसंग सुनाया आपने, इतने अच्छे कि आई एम श्योर हमारे दर्शक भी ज़रूर इस इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू।